गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर चालू किया था केमिकल काइनेटिक्स। आज हम इसके आगे हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किस तरह से उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। अब उससे आगे हम चलते हैं रेट लॉ, या इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्टिव मास। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद आता हो तो ये चीज हमने पढ़ी है 11th के चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम में। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा एक स्टेटमेंट बनता है that what is this that a rate of chemical reaction depend upon the concentration of reactant। जैसे कि बेटा एक एग्जांपल के लिए 2A प्लस 3B फॉर्म्स P प्लस Q, ये एक रिएक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट इज directly proportional to the concentration of A and coefficient become power, जिसे हमने इक्विलिब्रियम में भी किया है। On combining these both equations, अब देखिए बेटा, for removing proportionality sign we use a constant K and its expression becomes like this. K is called rate constant। K को क्या बोला जाता है बेटा? रेट कांस्टेंट। अब बेटा यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा जो बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है पहले। K is also known as specific rate of reaction। K को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों बोलते हैं वो समझिए, और किस कंडीशन में। इफ एनी केस, इन एनी केस दीज कंसंट्रेशन बिकम यूनिट, अगर इनकी वैल्यू 1 हो जाए, ओनली 1, तो बेटा क्या बचेगा कि रेट इक्वल टू के बचेगा। तो उस कंडीशन में हम के यानी रेट कांस्टेंट को क्या बोल सकते हैं? स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, यस और नो? अब देखिए बेटा आगे, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन। कि अब क्वेश्चन ये कि सर रिएक्शन होती क्या है, तो इसके लिए हमें पढ़ना है कोलिजन थ्योरी। वो क्या है, क्या कहती है, समझिएगा। द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड these convert into product after crossing a energy barrier। never a reactant directly convert into product। समझिए बेटा बात को। ये थ्योरी ये कहती है कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपस में कोलिजन यानी टक्कर होती है, जिससे उन कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है और एक पर्टिकुलर रिक्वायर्ड एनर्जी लेवल को क्रॉस करते हैं वो, और एक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच जाता है तो वो ट्रांजिशन स्टेट बेटा बहुत मोमेंटरी, बहुत ही अनस्टेबल होती है। वहां पहुंचने के बाद मॉलिक्यूल इमीडिएटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब देखिए, इस चीज को समझने के लिए हम एक ग्राफ यूज करेंगे। मान लीजिए ये है आपका ER। ER मींस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ आपका प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा क्या है, जो सबसे ज्यादा पीक वाली जो एनर्जी होगी, सबसे हाईएस्ट एनर्जी जो पीक पर होती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और या फिर इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो कोलिजन थ्योरी का क्या है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अब, कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में कोलिजन हो रहे हैं, टकरा रहे हैं वो एक दूसरे से, और जो मॉलिक्यूल यहां पहुंचेगा इस ट्रांजिशन स्टेट में, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। पहले रिएक्टेंट कहां पहुंचेगा? ट्रांजिशन स्टेट में, और ये जो स्टेट है बहुत ही मोमेंटरी और अनस्टेबल होती है, और ये फिर उसके बाद किस में कन्वर्ट होता है? वहां पहुंचने के बाद प्रोडक्ट में। तो अब बेटा देखिए, ये जो कंप्लीट एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की आपको दिख रही है, इस एनर्जी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं?
थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है बेटा। अब देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी सिर्फ इतनी है, ठीक है, और उसको यहां तक पहुंचने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये सुनो। और इस एनर्जी को बोला जाता है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोला जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पे कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या है? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको अब वो कैसे क्रॉस करते हैं? अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक कंफ्यूजन हमें हमारे मन में नहीं रखना है। कोलिजन्स बहुत सारे होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर, पर हर एक कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ये जरूरी नहीं है। जो मॉलिक्यूल कोलिजन के बाद यहां पहुंचेगा ट्रांजिशन स्टेट में, वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और जो यहां नहीं पहुंचेगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। यहां तक पहुंचने के लिए उसे ये एनर्जी क्रॉस करनी है, ये एनर्जी बैरियर, ये एनर्जी बैरियर। तो जो मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो जिन कोलिजन्स के रिजल्ट से प्रोडक्ट बनता है उनको हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। और जिन कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है उन्हें हम बोलते हैं नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स। क्या बोलेंगे? नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स। एक बार दोबारा समझ लीजिए इस कोलिजन थ्योरी को, क्योंकि ये इस चैप्टर का बेस है बेटा। ये समझ में नहीं आएगी जब तक कुछ भी नहीं आने वाला। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, यानी टकराते हैं, और टकराने के बाद उनकी एनर्जी में कुछ चेंज आएगा और वो फिर किस में पहुंचते हैं? ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में, जो कि बहुत ही अनस्टेबल और मोमेंटरी स्टेट है। जैसे ही कोई मॉलिक्यूल यहाँ पहुंचता है वो इमीडिएटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो इस ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इस ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बोली जाती है। तो जो मॉलिक्यूल, जैसे कोलिजन हुआ और कोलिजन के बाद अगर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कोलिजन तो कहलाएगा आपका इफेक्टिव कोलिजन। कोलिजन हुआ पर वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाया या फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, उसे हम बोलते हैं नॉन इफेक्टिव कोलिजन। सिंपल सी एक सिंपल थ्योरी, कोलिजन के बाद जो मॉलिक्यूल इस एनर्जी बैरियर को, ये जो दिख रहा है आपको, इसको क्रॉस करेगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ओके, अब देखिए बेटा यहाँ पर दो तरह की एनर्जी यूज की गई है, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। अब यहाँ पर दो इक्वेशंस बनती हैं, EP माइनस ER। देखिए एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये हो गया आपका डेल्टा E। अब डेल्टा E क्या है? चेंज इन एनर्जी। तो फाइनल माइनस इनिशियल है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब देखिए बेटा इसमें कंडीशन नंबर 1 क्या है? डेल्टा E पॉजिटिव है। अब डेल्टा E पॉजिटिव किस केस में आ सकती है? व्हेन EP इज ग्रेटर देन ER। ओके बेटा, और अगर आपका डेल्टा E पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में एनर्जी इंक्रीज हुई। इसका मींस क्या हुआ? द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब द एनर्जी। एनर्जी आपको पता है थर्मोडायनामिक्स कहती है नाइदर क्रिएटेड नॉर प्रोड्यूस। तो एनर्जी बढ़ेगी कैसे? जब वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्ब जिस रिएक्शन में एनर्जी हो रही है वो रिएक्शन कैसी बोली जाएगी? एंडोथर्मिक। सेकेंड केस जस्ट इसके अपोजिट है, इफ डेल्टा E इज नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा? व्हेन EP इज लेस देन ER, यानी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। उस कंडीशन में रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। वो क्यों? देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी, प्रोडक्ट की कम, यानी क्या हुआ? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में पहुंचने में मॉलिक्यूल ने एनर्जी को लूज कर दिया। ओके, तो इस तरह के
कई बार सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाते हैं डेल्टा ई के बेस पर, ये हमने लास्ट ईयर थर्मोडायनेमिक्स में काफी पढ़ा है। तो अब जो अगला वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे इस चैप्टर का, उसमें हम आपके पास लेके आएंगे फैक्टर्स विच अफेक्ट द रिएक्शंस एंड रेट ऑफ रिएक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा वहां पर एक आरएनएस के नाम से, आरएनएस थ्योरी के नाम से। तो टिल देन गुड डे, और आपको लिए बस इतना सा काम है कि इसको बार बार देखिए वीडियो को और अपने सेल्फ मेड नोट्स प्रिपेयर कीजिए।